हेलो एवरीवन। मैं हूं दिव्या और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं इस नए सेशन का पहला लेक्चर। तो नया सेशन यानी कि नीट 2025 की प्रिपरेशन को आज मैं शुरुआत देने वाली हूं। हम इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पूरे सेशन में यानी कि नियरली 11 मंथ्स है हमारे पास नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें अभी पूरा डील करना है क्लास 11th का सिलेबस और क्लास 12th का सिलेबस। बट आज जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, यानी कि क्लास 12th के पहले चैप्टर से। 11th क्लास के जो भी चैप्टर्स हैं वो साइमल्टेनियसली हम डील करेंगे। 12th और 11th जो है हम साइमल्टेनियसली रखेंगे ताकि आपका 12th का और 11th दोनों तरह का सिलेबस जो है वो प्रिपेयर होता रहे। अगेन 12th जो है वो सिलेबस आप कंटिन्यूटी में या फिर अभी भी टच में होंगे या अभी रिसेंटली आपने 12th का जो सिलेबस है वो कवर किया होगा, तो आप बहुत सारी चीजों से फेमिलियर रहते हैं। लेकिन 11th का रिवीजन जो है वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप थोड़ी देर पहले छोड़कर आए हो, है ना। उनका रिवीजन काफी देर से नहीं किया होगा आपने। तो इसीलिए 11th के टॉपिक्स भी हम साइमल्टेनियसली डील करेंगे। लेकिन शुरुआत जो है वो मैं इस चैप्टर से कर रही हूँ। इसके बेसिक से आज शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक चीजें डील करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, तो धीरे धीरे सब चीजें डील करेंगे। क्वेश्चंस जो है मैं कम्युनिटी टैब में अपडेट करूंगी। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस भी अपडेटेड मिलेंगे। तो वहां पे कम्युनिटी टैब में भी एक्टिव रहेंगे ताकि आप क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस को में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो नियरली टॉपिक बेस्ड होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के नंबर भी बढ़ाएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, राइट। चलिए, तो मैं बात करती हूँ, शुरुआत करती हूँ इस चैप्टर के साथ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। तो ये चैप्टर जो है इसका वेटेज जो है, अगर मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चंस के हिसाब से बताऊं तो 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मली इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जितना भी पेपर एनालिसिस है, कुछ सालों के एनालिसिस के बाद हमारे पास एक एवरेज फिगर है 4 to 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम हमेशा मैक्सिमम लेकर चलेंगे। तो 5 क्वेश्चंस में अगर मैक्सिमम की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसी हिसाब से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। एंड ये चैप्टर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे डील करने वाले हैं पूरा फर्टिलाइजेशन एस्पेक्ट, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे सीड बनता है, फर्टिलाइजेशन की तैयारी कैसे होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट में, तो उन सबके बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है इस चैप्टर में। एक एक चीज बारीकी से देखेंगे, ठीक है, बारीकी से समझेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और जैसे मैंने कहा कि हम कम से कम भी हम जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में। तो उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन जो है हमें कंटिन्यू करना है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड की इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले क्या था, सिलेबस में एक चैप्टर होता था जैसे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर जो है वो बेसिक एस्पेक्ट्स को डील करता था रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। अब वो चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो कुछ बेसिक चीजों को जानने के बाद ही हम आगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। क्योंकि एक, जैसे मैंने कहा कि एक एक चीज जो है, हमें जब भी एक चैप्टर का हेडिंग दिया जाता है तो उस हेडिंग में जितने भी वर्ड्स होते हैं हमें एटलीस्ट उनके बारे में जानना पहले जरूरी होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो है क्या। रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को बायोस्फीयर में मेंटेन करता है। तो इस टॉपिक को एक्सपैंड करने से पहले मैं बता दूं, दिस प्रोसेस इज नॉट एट ऑल अ लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा, अपनी लिविंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो लाइफ प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म खुद को मेंटेन करने की कोशिश करता है बायोस्फीयर में। अब क्यों मेंटेन करना है, क्यों रिप्रोड्यूस कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है।
एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, कुछ देर वो बायोस्फीयर में रहता है, अपनी एक्टिविटीज को पूरा करता है, अपना जो रोल है वो प्ले करता है वो, और उसके बाद बायोस्फीयर को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, पर उसके बदले किसी और को वो बायोस्फीयर में छोड़कर जाना चाहता है ताकि उसके हिस्से की एक्टिविटीज और रोल जो है वो अब नया ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करे। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या? रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा प्रोड्यूस करना। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया। क्यों प्रोड्यूस किया? ताकि वो खुद की स्पीशी को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी। अब कंटिन्यूएशन क्यों करनी है? ताकि ये नया ऑर्गेनिज्म जो है, जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, वो उसके हिस्से के रोल प्ले करे, उसके हिस्से की जॉब करे वहां पे। अब जॉब ये नहीं है कि हाँ कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है या कुछ अर्न करना है, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम बायोस्फीयर के एस्पेक्ट से बात करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर जहां हम रह रहे हैं, अर्थ बायोस्फीयर। तो इस बायोस्फीयर में हमें बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस में हर एक स्पीशी का कुछ ना कुछ रोल होता है। फूड चेन, फूड वेब, अगर कोई भी स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है ना? तो जब हम फूड चेन, फूड वेब के बारे में समझेंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में समझेंगे, तो हम प्रॉपरली जान पाएंगे कि किस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रोल होता है। एक बाहर से स्पीशी आ जाए, कोई स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो कितना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। तो इसीलिए बायोस्फीयर में कोई भी दिक्कत ना हो, बायोस्फीयर में सारी चीजें मेंटेन्ड हो। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर सक्सेशन हो रहा है, प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है, प्रॉपर साइकिल्स रन हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पीशी जो है अपना रोल प्ले करने के लिए एक नए ऑफस्प्रिंग को छोड़कर जाती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का रोल क्या है? रिप्रोडक्शन का रोल जो है वो बायोस्फीयर को लेकर है, स्पीशी को लेकर है, पॉपुलेशन को लेकर है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे हम बात करें स्पेसिफिकली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो मतलब हमारे पास रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स रहते हैं। तो वो डिफरेंट मोड्स क्या है? वी हैव टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें से एक मोड है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड जो हमारा इस चैप्टर में फोकस रहने वाला है, उसके अपोजिट हम समझेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और वो सिंगल पेरेंट अपने जैसा, अपना आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा एसेक्सुअल मोड में, वो आइडेंटिकल होगा क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से डेवलप हुआ है। अब क्या होता है, सिंगल पेरेंट है, उसी से गैमीट, गैमीट तो हम नहीं कह सकते, उसका कोई सोमैटिक स्ट्रक्चर जो है या फिर कोई सेक्सुअली डिटरमाइंड या रिप्रोडक्टिवली डिटरमाइंड कोई सेल है, टिश्यू है, वो अल्टीमेटली न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशंस, विदाउट एनी चेंजेस। हाँ, वो अलग केस है कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर हो गया हो या लाइफ में कोई म्यूटेशन हो गई हो, तो वो केस अलग रहता है। अदरवाइज विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन, एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप हो जाता है एक सिंगल पेरेंट के टिश्यू से ही। तो इस वजह से ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट जिससे वो डेवलप हुआ है। तो अगर हम एसेक्सुअल मोड की बात करें, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंशन पे आए, बायोस्फीयर के एस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हमारे पास एवोल्यूशनरी लेवल पे एसेक्सुअल मोड जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। एनवायरमेंट बदल रहा है, चेंजेस हो रही है, बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हेल्प से आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग सेम जेनेटिक मेकअप के साथ डेवलप हो रहे हैं। तो एवोल्यूशनरी टर्म्स में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। एवोल्यूशन कहता है कि ऑफस्प्रिंग में, ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस आती हैं जो अल्टीमेटली अकामुलेट होकर नई स्पीशी बनाती है। और वो नई स्पीशी की क्या जरूरत है? वो जरूरत इसीलिए है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होती है हमारे पास एवोल्यूशन की हेल्प से। जब नई स्पीशी आती है तो
हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस और अच्छे से मेंटेन हो सकता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज करने के चक्कर में चेंजेस लाता है और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हमारे बायोस्फीयर को कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एसेक्सुअल मोड नहीं कर सकता बल्कि सेक्सुअल मोड करता है। तो इसीलिए एडवांस ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोमिनेंट रहता है। ऐसे नहीं है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होगा, बट सेक्सुअल मोड जो है वो प्रोमिनेंट रहता है और इस चैप्टर में हम उसी मोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा पेरेंट जो है वो फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है और अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग जो है फ्यूजन के बाद प्रोड्यूस होगा। तो दो गैमीट्स जो है, दो अलग अलग तरह के गैमीट्स जो है वो फ्यूज हुए हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा जिसकी वजह से एक नया तरह का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा विच इज नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। सो ये हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड को लेकर। और जैसे मैंने कहा कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी आप जिस एरा में सरवाइव कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरा में फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं। वी हैव अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, थैलोफाइटा यानी कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स भी हैं, बट एंजियोस्पर्म्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। जब हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रिलेटेड कुछ डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स की हेल्प से आप प्रॉपरली समझेंगे कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर टाइम पे एंजियोस्पर्म्स ने डोमिनेट करना शुरू किया और आज कितना अच्छे से वो एक्सपैंड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं हमारे बायोस्फीयर को। तो इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स पे फोकस किया गया है। इनफैक्ट 11th और 12th में जितने भी चैप्टर्स जो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है प्लांट्स में, तो उसमें हमने एंजियोस्पर्म्स पे ही फोकस किया है। एंजियोस्पर्म्स की ही मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन हम डील करते हैं। ठीक है, सो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। तो ये है कुछ बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कोन्स भी होते हैं, कुछ में फ्लावर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे अब देखो, हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया है टर्म, है ना, हेडिंग में, कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावर्स में स्टेम, ब्रांच, लीव्स, रूट्स जो है उनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, कोई रोल प्ले नहीं करते, बल्कि फ्लावर्स जो है दीज आर मेन स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फ्लावर्स ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सो फ्लावर भी अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, हम अलग अलग पार्ट से भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्लावर के केस में कौन सा पार्ट ऐसा है जो रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि गैमीट प्रोडक्शन करेगा, अल्टीमेटली सीड फॉर्म करेगा, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है? तो उसके लिए तो हमें डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना? तो पहले मैं डायग्राम बना रही हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रही हूँ। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है मैं वो बनाऊंगी जिसपे फ्लावर जो है वो डेवलप करता है। दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे पेडिकल कहा जाता है, जिसके ऊपर एक कुशनस बेस होता है जिसे थैलेमस कहते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज पेडिकल एंड दिस स्ट्रक्चर इज द कुशनस स्ट्रक्चर, कुशनस बेस, जिसके ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास थैलेमस जो है इज द बेस फॉर फ्लावर पार्ट्स। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स के लिए ये बेस है। ठीक है, अब वो एक एक करके उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बीच में स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जब से बीच में जो स्ट्रक्चर होता है
वो होता है ये फीमेल स्ट्रक्चर जिसे आप कार्पल या पिस्टल कहते हो। ये कार्पल और पिस्टल जो है ये सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल बीच में बनाया, ठीक है। इसका रीजन है, ये पूरी चीजें हम फिगर आउट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके बाहर वाले एक्सिस में, दिस स्ट्रक्चर इज द मेल पार्ट, ठीक है, जिसे स्टेमन कहा जाता है बेटा। दिस इज द स्टेमन पार्ट, ठीक है। वैसे तो एक से दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ दो बनाए हैं। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर जो बाहर, इसके बाहर वाले एक्सिस पे रहता है, ठीक है, ये है आ गया हमारे पास पेटल्स। बहुत ही कलरफुल होते हैं, प्लांट को उसका कलर देते हैं, फ्लावर को उसका कलर देते हैं, अलग अलग तरह के रोजेस होते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये पेटल्स ही है वो स्ट्रक्चर जो कलरफुल होते हैं और फ्रेग्रेंट होते हैं, ताकि इंसेक्ट को पॉलिनेट करने के लिए अट्रैक्ट कर सके। एंड अल्टीमेटली द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, दीज आर सेपल्स, ठीक है। सो क्या क्या स्ट्रक्चर्स पढ़े हमने, ये वाला सेपल, ठीक है, द कलरफुल पेटल्स, अल्टीमेटली these टू स्ट्रक्चर्स, याद रखेंगे हमने इनर से आउटर एक्सिस पे सारी चीजें बनाई है, इनर ये फीमेल पार्ट, देन मेल, देन पेटल्स, और उसके बाद बाहर वाले एक्सिस पे सेपल्स है, ठीक है। सो दिस इज द मेल पार्ट, ठीक है, इसको स्टेमिन कहा जाता है। दिस इज द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यू कैन से, फाइन। एंड अल्टीमेटली वी हैव दिस द सेंट्रल स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कह रहे हैं, फीमेल पार्ट यानी कि कार्पल। अनदर नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर इज पिस्टल, ठीक है, दिस इज द फीमेल स्ट्रक्चर। सो ये हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं। अब इसको हमने जैसे कहा कि थैलेमस के ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इनर से आउटर एक्सिस पे। तो एक्चुअली कहा क्या जाता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 11th का एक चैप्टर है, सेकेंड यूनिट का चैप्टर है। इस चैप्टर में ना कुछ चीजें बताई गई हैं। द इन्फ्लोरोसेंस करके टॉपिक है, जहां पे प्लांट के अरेंजमेंट के बारे में बात हुई है। उसी के बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंशन किया गया है कि एक्चुअल फ्लावर है क्या, वो डेवलप कैसे होता है। तो उसके लिए हमें स्टेम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो हमारे पास इस तरीके से स्टेम रहती है, स्टेम में अलग अलग मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं ना, जब हम मेरिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो अलग अलग मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें टिप पे कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो टिप पे होता है, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ वाइज ग्रोथ करता है स्टेम की। उसके बाद हमारे पास है नोड एरिया पे जो मेरिस्टम होता है, नोड जहां से बड डेवलप होते हैं, जहां से ब्रांचेस डेवलप होंगे, है ना, न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे लेटरली, है ना। और साथ में ये भी इंटरनोडल एरिया में जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है, ये भी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि लेंथ वाइज ग्रोथ करने में हेल्प करेगा स्टेम की। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, प्लांट जो है वो डिवाइडिंग एबिलिटी लाइफ लॉन्ग रखता है ना। तो डिवाइडिंग एबिलिटी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से आती है। और एक और तरह का टिश्यू होता है जो इनके लेटरल साइड होता है, जो गर्थ बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है प्लांट की, ठीक है। तो हम फोकस करने वाले हैं इन्हीं दो मेरिस्टेमेटिक एरियाज के बाद एरियाज पर। तो लेटरल मेरिस्टम अभी हम डील नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। अब क्या है, यही एपिकल मेरिस्टम जो है वो क्या करता है, न्यू सेल्स बनाएगा, परमानेंट सेल्स बनाएगा, डिपॉजिट करेगा और लेंथ वाइज प्लांट को ग्रो करवाएगा। इंटर कैलरी एरिया में यानी कि नोड्स एरिया में, नोड्स अगेन जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और बीच की स्पेस को इंटरनोड कहा जाता है, ठीक है। सो दिस स्पेस हियर इज इंटरनोड, ये वाली जो स्पेस है बीच में, इसको इंटरनोड कहा जाता है, दो नोड्स के बीच की स्पेस को इंटरनोड कहा जाता है। तो इंटरनोडल एरिया में क्या करता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम जहां पे होता है वो नोड्स होते हैं, यहाँ से ब्रांचेस डेवलप होते हैं। तो अब क्या होता है, इंटर कैलरी एरिया में जो डिवाइडिंग सेल्स है वो इंटरनोडल
एरिया में सेल्स को डिवाइड करके डिपॉजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंटरनोडल स्पेस बढ़ती जाती है, दो नोड्स के बीच में स्पेस बढ़ती जाती है और अगेन स्टेम की लेंथ को बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है जब स्टेम डेवलप होनी होती है। बट अब क्या कहा है एनसीईआरटी ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर में, उन्होंने कहा है कि फ्लावर जो है वो कोई डिफरेंट चीज नहीं है। फ्लावर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ है। बस फर्क क्या था, जेनेटिकली जहां स्टेम को डेवलप होना था वहां जेनेटिकली मेंशन किया गया, प्लांट ने बता दिया कि भाई यहाँ पे स्टेम डेवलप होनी है। लेकिन जहां पे फ्लावर डेवलप होने थे वहां पे भी जेनेटिकली डिटरमाइंड था कि यहाँ पे सर्टेन चेंजेस नहीं होगी जो स्टेम को डेवलप कर दे, है ना। तो जहां पे स्टेम डेवलप होनी है वहां पे आराम से हो जाएगी, बट जेनेटिकली कुछ जगह डिसाइडेड है कि यहाँ पे फ्लावर डेवलप होना है, तो वहां पे फ्लावर जो है डेवलप करने के लिए इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। अब वो क्या चेंजेस हैं, एपिकल मेरिस्टम जो है वो टिप पे है, ठीक है, लंबा स्ट्रक्चर है। अब सोचो किसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम ऊपर से नीचे की तरफ दबा रहे हैं, हमने उसको फ्लैट कर दिया, तो फ्लैट करने के दौरान क्या बनेगा, किस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा, इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा, बिल्कुल फ्लैट कर दिया तो सर्कुलर अरेंजमेंट बन जाएगा। हमने ऊपर से नीचे दबाया है, इसको प्रेस किया है, ठीक है, और फ्लैट कर दिया है, तो बीच में एपिकल मेरिस्टम वाला रीजन कहां पे आ जाएगा, सबसे सेंट्रल पार्ट में, इसके सेंट्रल वाला जो इसके नोड होगा, ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मली देखें अपर सरफेस व्यू ले, तो एक्चुअली ये हमारे पास बिल्कुल आउटर एरिया में पूरा डिस्क टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये नोड कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट वाला इधर, उसके बाद सेकंड वाला नोड कहाँ आ जाएगा इधर, थर्ड वाला नोड बाहर आ जाएगा। इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा अगर हम इसको फ्लैट कर दें। तो हमारे पास एनसीईआरटी यही कहती है कि प्लांट जो है वो यही करता है, जहां स्टेम डेवलप होनी हो वहां पे इलोंगेशन हो जाती है, बट जहां पे फ्लावर डेवलप होना हो वहां पे जेनेटिकली क्या हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर सप्रेस्ड सा हो जाता है, हमारे पास इंटरनोडल स्पेस ही नहीं बढ़ती, इंटरनोड के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ती ही नहीं है, वो ऐसे फ्लैट की तरह अरेंजमेंट रह जाता है, ठीक है, या ऐसा लगता है कि किसी ने दबा दिया है स्ट्रक्चर को, सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसा अरेंजमेंट आ जाता है, जिसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे डेवलप हो जाता है हमारा फीमेल पार्ट, उससे बाहर आ जाएगा बाहर वाले एक्सिस पे, जहां पे हमारे पास नॉर्मली लीफ डेवलप होने थे, इस तरीके से लीफ डेवलप होने थे, ब्रांच डेवलप होनी थी, वहां पे क्या डेवलप हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाहर वाले एक्सिस में और लीव्स डेवलप ही होनी थी और ब्रांचेस डेवलप होने थे, वहां पे क्या डेवलप हो जाता है, पेटल्स, एंड उसके बाहर सेपल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लावर में क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो रैंडम नहीं होते, प्रॉपरली कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में होते हैं, सेंट्रल पार्ट में फीमेल, देन मेल, उसके बाद पेटल्स, उसके बाद सेपल्स, इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। तो अभी हमने क्या स्ट्रक्चर्स पढ़े, पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में है। तो फ्लावर में हम जब इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको ये नाम देते हैं, जब पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे वहां पे, हम टर्म यूज करते हैं वर्ल्स। वर्ल्स मतलब कंसेंट्रिक अरेंजमेंट। अब आप बोलो कि फीमेल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो बीच में एक ही बट है तो अपने कंसेंट्रिक पार्ट में बिल्कुल सेंट्रल एरिया में ना, है ना, स्ट्रक्चर एक हो चाहे 10 हो, ठीक है, बट वो अपनी स्पेस में है, तो इसीलिए उनको अपनी स्पेस में जो उन्होंने अरेंजमेंट बनाया है उसको वर्ल्ड कहेंगे, चाहे वो सिंगल स्ट्रक्चर क्यों ना हो, ठीक है। सो ये है हमारे पास द बेसिक स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड्स के बारे में कि वर्ल्ड्स क्या होते हैं, किस तरह के वर्ल्ड्स हैं और इनके वर्ल्ड्स के क्या नाम है। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड्स के बारे में। जैसे मैंने कहा वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स। अब आप बोलो 4 स्ट्रक्चर, 2 तरह के वर्ल्ड्स, बट यहाँ पे अगर आप चैप्टर के नाम को दोबारा रिकॉल करो तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। तो हमें फ्लावर में उन स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस करना है जो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो इसी बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे वी हैव टू पर्टिकुलर कैटेगरीज।
जिसमें से पहली कैटेगरी उनकी है जिनको हम कहते हैं नॉन असेंशियल वर्ल्स, यानी कि जिनका कोई भी डायरेक्ट रोल एज सच नहीं है रिप्रोडक्शन में। नॉन असेंशियल वर्ल्स जिनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। अगर आप देखो, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा देती हूँ अगेन। सेपल्स बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स जो बड को क्या करते हैं, कवर करते हैं। फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है उसको कवर करके रखेंगे। पेटल्स जैसे मैंने कहा कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। अब इनका कोई डायरेक्ट रोल देख पा रहे हो, कहीं गैमीट को नरिश कर रहे हो, गैमीट की फॉर्मेशन कर रहे हो, या सीड की डेवलपमेंट में इनका कोई रोल हो? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं होती है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। सेपल और पेटल्स जो है उनका फर्टिलाइजेशन में भी ऐसा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। इनका सेपल का रोल है प्रोटेक्शन का। ये क्या कर रहा है, बड कंडीशन में प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लावर को ताकि वो खराब ना हो जाए। ठीक है, पेटल क्या कर रहा है, पेटल जो है वो इतना कलरफुल इसीलिए है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। तो इसने इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट किया, इसीलिए अट्रैक्ट किया ताकि पॉलिनेशन हो। इंसेक्ट्स जो है वो जब विजिट करें, अट्रैक्ट हो प्लांट की तरफ, तो वो एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट में जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन्स कैरी करते हुए लेते जाए ताकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ सके। अब आप बोलो कि रिप्रोडक्शन में रोल तो है, अगेन गैमीट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है, गैमीट डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है, बस गैमीट ट्रांसफर के लिए ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट को, अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को। तो डायरेक्ट रोल क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये पॉलिनेशन खुद से भी नहीं कर रहे, है ना। तो ये चीज जो है हमें याद रखनी है। सो इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो नॉन असेंशियल वर्ल्ड्स में आते हैं। सो नॉन असेंशियल वर्ल्ड्स में आते हैं हमारे पास सेपल्स और पेटल्स के वर्ल्ड्स, जिसको मैं अब एक्चुअल नाम दूंगी। एक है हमारे पास कैलिक्स एंड दूसरा है कोरोला। अब ये टर्म्स जो है वो मेंशन नहीं की गई हैं इस चैप्टर में, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इनके बारे में डिटेल नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि हमें ये दो स्ट्रक्चर्स इस चैप्टर में नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस करने को मिल जाते हैं इन डिटेल जब हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। हाँ, इनके फंक्शंस के बारे में बात हुई है, पेटल्स के फंक्शंस के बारे में बात हुई है पॉलिनेशन के दौरान, बट एज सच इनकी मॉर्फोलॉजिकल और अरेंजमेंट जो है वो आपको डील करना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, सो कैलिक्स जो है इट्स द वर्ल ऑफ सेपल्स एंड कोरोला इज द वर्ल ऑफ पेटल्स। ठीक है, सो हमारे पास पेटल्स और सेपल्स का जो काम है वही इनके वर्ल्स का काम है, अकॉर्डिंगली बस वर्ल्स का अलग नाम दिया गया है। ठीक है, सो ये हो गए नॉन एसेंशियल वर्ल्स, रेस्ट वी हैव एसेंशियल वर्ल्स। एसेंशियल वर्ल्स वो हैं जो कि डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, गैमीट फॉर्मेशन से लेकर गैमीट नरिशमेंट देन सीड डेवलपमेंट को लेकर सारे रोल इन्हीं के पास है। इट इन्वॉल्व्स गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। अब आप बोलो कि अगेन स्टेमन और कार्पल मेंशन किया गया है, ये इंडिविजुअल नेम है स्ट्रक्चर्स के, हम यहाँ पे डील करने वाले हैं वर्ल के नाम। सो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम is the name for the whorl of stamen. It's a whorl of stamen. उसके बाद we have gynoecium, the whorl of carpel. The whorl of carpel. तो जब भी इस चैप्टर में बात होगी गाइनोशियम की तो मतलब हम फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, और जब भी एंड्रोशियम की बात होगी तो हम स्टेमन यानी कि मेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर्स जो है यानी कि ये पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है उसमें से हमें सिर्फ ये दो पार्ट्स जो है इस चैप्टर में डील करने हैं। इनकी पूरी एनाटॉमी, इनका पूरा फंक्शन जो है वो इस चैप्टर में डील करेंगे। सबसे पहले तो हम मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स जो है, सीक्वेंस ऐसे रहेगा, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स डील करेंगे।
ठीक है। उसके बाद इनके गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर फ्रूट एंड सीड वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अब डिस्कस करें। तो फिलहाल के लिए मैं इस टॉपिक के साथ ही एंड कर रही हूँ, फिलहाल के टॉपिक के साथ कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। बट आप जो है वो अपडेटेड रहेंगे, कम्युनिटी टैब में एक्टिव रहेंगे। अगेन क्वेश्चंस जो है मैं अपलोड करती रहूंगी, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे वैसे अपलोड करती रहूंगी। क्वेश्चंस जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है आपके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं, कोई भी लेक्चर अपलोड करूं, तो वो आप तक एक्टिवली पहुंचे। एंड अगेन 11th के लेक्चर्स जो है मैं साइमल्टेनियसली डील करूंगी। सबसे पहला चैप्टर जो 11th का मैं अपलोड करने वाली हूँ वो है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, देन सेल और सेल साइकिल, और उसके बाद हम टिश्यू लेवल पे जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे फिजियोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। सो सारी चीजें बिल्कुल सिक्वेंशली करने वाले हैं। तो अगेन जैसे मैंने कहा, एक्टिवली अपडेटेड रहेंगे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।